नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस से रिलेटेड लेक्चर नंबर 9, जिसका आपका टॉपिक है सॉइल कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सॉइल कंसिस्टेंसी क्या होता है। तो सॉइल कंसिस्टेंसी describes the resistance of a soil to deformation or rupture. It is a qualitative measure of the soil's strength and how its particles stick together. And to other subjects, unlike soil texture, which is permanent property, soil consistency is dynamic and depends heavily on the सॉइल्स मॉइस्चर कंटेंट। तो अगर हम बात करें कि आपका जो सॉइल कंसिस्टेंसी है, मृदा संगति है, तो उसको लेकर अगर हम बात करें तो मिट्टी के विरूपण या टूटने के प्रतिरोध को ये दर्शाती है। कौन? आपका सॉइल कंसिस्टेंसी। तो यह मिट्टी की मजबूती और उसके कणों के आपस में चिपकने, जिसको हम लोग संसर्जन बल बोलते हैं या कोहेजन बोलते हैं, और अन्य वस्तुओं से चिपकने का गुणात्मक माप है। तो अन्य वस्तुओं से चिपकने का जो आपका प्रोसेस होती है, उसको हम लोग एडिशन बोलते हैं या आसंजन बल बोलते हैं। तो का गुणात्मक माप है। मृदा बनावट जो एक स्थायी गुण है, जो मृदा आपका जो बनावट है वो आपका एक कहीं ना कहीं जो आपका सॉइल टेक्सचर है वो एक आपका स्थायी गुण है, के विपरीत मृदा संगति गतिशील होती है और मिट्टी की नमी की मात्रा पर बहुत अधिक निर्भर करती है। तो अगर हम सॉइल कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो ये आपके सॉइल मॉइस्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसके बाद स्टेट्स ऑफ सॉइल कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो स्थिरता की जो आपकी अवस्थाएं हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उसमें आपका सॉइल कंसिस्टेंसी इज टिपिकली डिस्क्राइब्ड एट 3 मॉइस्चर लेवल्स: वेट, मॉइस्ट एंड ड्राई। तो मृदा की स्थिरता को आमतौर पर 3 नमी स्तरों पर वर्णित किया जाता है। इसमें आपका वेट मतलब गीला, मॉइस्ट मतलब नम, और ड्राई का मतलब आपका क्या है? सूखा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेट कंसिस्टेंसी की। तो वेट कंसिस्टेंसी आपका क्या होता है? इन अ वेट स्टेट द सॉइल्स कंसिस्टेंसी इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स स्टिकीनेस एंड प्लास्टिसिटी। तो जो आपका वेट कंसिस्टेंसी है, जो आपकी गीली स्थिरता है कहीं ना कहीं, तो उसमें आपका क्या होता है कि गीली अवस्था में मिट्टी की स्थिरता उसकी चिपचिपाहट और नम्यता पर कहीं ना कहीं से चिन्हित होती है। तो वेट कंसिस्टेंसी इन अ वेट स्टेट द सॉइल्स कंसिस्टेंसी इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स स्टिकीनेस एंड प्लास्टिसिटी। तो गीली अवस्था में मिट्टी की स्थिरता उसकी चिपचिपाहट और नम्यता से कहीं ना कहीं दर्शाई जाती है, होती है। तो वेट कंसिस्टेंसी में हम सबसे पहले बात करेंगे स्टिकीनेस की। तो स्टिकीनेस आपका क्या होता है? स्टिकीनेस से आपका क्या आशय है? तो स्टिकीनेस इज द टेंडेंसी ऑफ द सॉइल टू एडहर टू अदर ऑब्जेक्ट्स। इट इज डिस्क्राइब्ड विद टर्म्स लाइक नॉन स्टिकी, स्लाइटली स्टिकी, स्टिकी एंड वेरी स्टिकी। तो जो आपका चिपचिपाहट है, जो आपका स्टिकीनेस है, उसका मतलब क्या है? चिपचिपाहट मिट्टी की अन्य वस्तुओं से चिपकने की आपकी क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। तो स्टिकीनेस का मतलब जो चिपचिपाहट है वो मिट्टी की अन्य वस्तुओं से जो आपको चिपकता है, उसकी कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति होती है। इसे हम जैसे बात करते हैं गैर चिपचिपाहट मतलब नॉन स्टिकी, स्लाइटली स्टिकी मतलब थोड़ा चिपचिपाहट होती है। स्टिकीनेस को हम ऐसे डिफाइन करने का काम करते हैं। स्टिकी मतलब चिपचिपा, एंड वेरी स्टिकी मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपा। जैसे शब्दों से हम लोग स्टिकीनेस को क्या करते हैं? वर्णित करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद हम प्लास्टिसिटी की बात करते हैं। आपका नंबर 2 है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू बी मोल्डेड और reshaped without cracking or crumbling. Terms used include non-plastic, slightly plastic, plastic and very plastic. तो अगर हम प्लास्टिसिटी की बात करते हैं, मतलब नम्यता की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपका क्या होता है? मिट्टी की यह वह क्षमता होती है। प्लास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो मिट्टी की यह वह क्षमता होती है जो बिना टूटे
या टूटे हुए ढल या आकार ले सकती है। मतलब कहीं ना कहीं प्लास्टिसिटी में आपका क्या होता है, ये डिफरेंट आकार या मोल्ड, मतलब किसी भी तरह का आकार लेने का काम कर सकती है। इसमें आपके जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो आपके वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें आपका है जैसे आपका गैर प्लास्टिक, जिसको हम लोग नॉन प्लास्टिक बोलते हैं। स्लाइटली प्लास्टिक मतलब आपका कहीं ना कहीं थोड़ा प्लास्टिक, और प्लास्टिक और बहुत ज़्यादा प्लास्टिक, प्लास्टिक एंड वेरी प्लास्टिक। तो इन कुछ टर्म्स से हम कहीं ना कहीं प्लास्टिसिटी को डिफाइन करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका जो नंबर बी है आपका मॉइस्ट कंसिस्टेंसी। अभी हम लोग वेट कंसिस्टेंसी पे चल रहे थे, अब हम आते हैं मॉइस्ट कंसिस्टेंसी पे। तो बी में आपका मॉइस्ट कंसिस्टेंसी है। मॉइस्ट कंसिस्टेंसी में आपका क्या होता है, दिस स्टेट इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट एज इट रिफ्लेक्ट्स द कंडीशंस अंडर विच अ सॉइल इज टिपिकली टिल्ड. It describes the ease with which a soil mass can be broken apart by hand. Common terms for moist consistency includes. तो अगर हम moist consistency की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, यह अवस्था विशेष रूप से आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह उन परिस्थितियों को दर्शाती है जिनमें मिट्टी की जुताई आमतौर पर की जाती है। यह उस मतलब यह उस अवस्था को आसानी से दर्शाता है जिसमें मिट्टी के एक कण को हाथ से तोड़ा जा सकता है, किसी भी कण को आपको हाथ से तोड़ा जा सकता है। नम जो आपकी जो मॉइस्ट कंसिस्टेंसी है, मॉइस्ट कंसिस्टेंसी के लिए अगर हम बात करें सामान्य शब्दों में कई सारे आपके शब्द शामिल है, कई सारे आपके वर्ड्स शामिल है, तो मॉइस्ट कंसिस्टेंसी भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मॉइस्ट कंसिस्टेंसी में जैसे हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उसमें आपका सबसे पहला जो वर्ड है वो आपका क्या आता है, वो आपका आता है लूज। तो लूज का मतलब क्या है, नॉन कोहेरेंट सिंगल ग्रेन्स। तो कहीं ना कहीं लूजनेस का मतलब ढीलापन एक हिसाब से। तो ये आपका जो कंसिस्टेंसी होती है इसमें क्या होता है, असंबद्ध एकल कण होते हैं, मतलब नॉन कोहेरेंट, मतलब नॉन कोहेरेंट आपके जो हैं कण होते हैं, और सिंगल ग्रेन्स, एक सिंगल ग्रेन्स कण आपके होते हैं इसमें आपका मॉइस्ट कंसिस्टेंसी में। तो फिर अगर हम नंबर सेकंड पे आते हैं, फ्राइबल। फ्राइबल का मतलब जो इसके कण होते हैं वो क्रम्बल्स ईजली अंडर जेंटल प्रेशर। तो कहीं ना कहीं फ्राइबल का मतलब भुरभुरा होना। तो जो आपकी मॉइस्ट कंसिस्टेंसी होती है, हल्के दबाव में आसानी से जो इसके कण होते हैं ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो सबसे पहले आपके जो इसके कण हैं वो आपके ढीले होते हैं, एकल असंबद्ध होते हैं, फिर फ्राइबल होते हैं मतलब भुरभुरे होते हैं। मतलब क्या होता है, जब इन पे प्रेशर दिया जाता है तो ये आसानी से टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। फिर अगर हम नंबर थर्ड की बात करें आपका फर्म्स, तो क्रसेज अंडर मॉडरेट प्रेशर विद नोटिसेबल रेजिस्टेंस। तो मध्यम दबाव में ध्यान देने योग्य प्रतिरोध के साथ कुचलते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं मॉडरेट प्रेशर में नोटिसेबल रेजिस्टेंसी कहीं ना कहीं क्षीण करने का काम करते हैं। इसके बाद अगर नंबर 4 पे हम मॉइस्ट रेजिस्टेंसी में आ जाते हैं, कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं, तो इसमें आपका नंबर 4 पे आता है वेरी फर्म। तो वेरी फर्म मतलब जो आपका मॉइस्ट कंसिस्टेंसी होता है वो आपका वेरी फर्म होता है, मतलब बहुत ही आपका दृढ़ होता है। क्रसेज ओनली अंडर स्ट्रॉन्ग प्रेशर, डिफिकल्ट टू डू विद थंब एंड फोर फिंगर। तो कहीं ना कहीं मॉइस्ट जो आपका कंसिस्टेंसी होती है ये आपका बहुत दृढ़ होता है, वेरी फर्म होता है, केवल तेज दबाव में ही कुचलता है, इसको कुचला जा सकता है। अंगूठे और तर्जनी से कुचलना इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद जो आपका लास्ट कंसिस्टेंसी है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई कंसिस्टेंसी, नंबर सी। सबसे पहले हमने वेट कंसिस्टेंसी की बात करी, फिर हमने मॉइस्ट कंसिस्टेंसी की बात करी, अब सबसे लास्ट हम बात करेंगे ड्राई कंसिस्टेंसी की। तो जो आपका ड्राई कंसिस्टेंसी है उसमें आपका क्या होता है, ड्राई कंसिस्टेंसी, व्हेन सॉइल इज ड्राई इट्स कंसिस्टेंसी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स rigidity and resistance to crushing. This is a measure of the cohesion between dry particles, term used as। मतलब जो आपका शुष्क गाढ़ता होता है, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी होती है उसमें आपका क्या होता है, जब कोई मिट्टी सूखी होती है तो उसकी जो आपका कंसिस्टेंसी होती है, जो गाढ़ता होती है, उसकी कठोरता और कुचलने के प्रतिरोध से निर्धारित की जाती है। यह शुष्क
कणों के बीच संसंजनता, जिसको हम लोग कोहिजन बोलते हैं, का माप है। इसके लिए कुछ आपके प्रयुक्त शब्द हैं, कुछ शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे आपका ड्राई कंसिस्टेंसी में आता है सॉफ्ट, मतलब जो एक नरमपन होता है, जो सॉफ्टनेस होती है, वो इसमें क्या होता है, क्रम्बल्स टू पाउडर विद वेरी लिटिल प्रेशर। तो कहीं ना कहीं बहुत कम दबाव से चूर्ण में आपका ड्राई कंसिस्टेंसी को बदला जा सकता है। इसमें आपका जो भी आपके कण होते हैं ड्राई कंसिस्टेंसी में। फिर नंबर 2 अगर हम इसकी बात करते हैं तो नंबर 2 में आपका क्या है, स्लाइटली हार्ड। तो ईजिली ब्रोकन बिटवीन थंब एंड फोरफिंगर। तो ये कहीं ना कहीं थोड़े कठोर आपके होते हैं कण, और अंगूठे और जो आपकी तर्जनी, आपकी जो फिंगर होती है, के बीच आसानी से इसको क्रश करके या दबा के कहीं ना कहीं तोड़ा जा सकता है। और अगर इसकी हम हार्डनेस की बात करें, कठोरता की बात करें, तो मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू प्रेशर कैन बी ब्रोकन इन द हैंड। तो अगर हम रेजिस्टेंसी की बात करें, हार्डनेस की बात करें, तो मॉडरेटली रेजिस्टेंस होता है प्रेशर के लिए, तो दबाव के प्रति मध्यम प्रतिरोधी होते हैं ड्राई कंसिस्टेंसी में जो भी आपके कण होते हैं। और हाथों से ये क्या होते हैं, ईजिली टूट जाते हैं, ईजिली ब्रोक कर जाते हैं। इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है मध्यम प्रेशर देकर भी। तो वेरी हार्ड, अगर वेरी हार्डनेस की हम बात करें तो वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक इन द हैंड्स। तो इनको हाथों से तोड़ना आपका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये बहुत कठोर भी आपके हो सकते हैं, वेरी हार्ड भी हो सकते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक इन द हैंड्स। तो हाथों से तोड़ना भी इनको कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जो ड्राई कंसिस्टेंसी है, ड्राई कंसिस्टेंसी में एक्सट्रीमली हार्ड भी आपके कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो कैन नॉट बी ब्रोकन इन द हैंड्स। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम हाथ से भी नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड का मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, और हाथों से इनको तोड़ा नहीं जा सकता है, हाथों से इनको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो ड्राई कंसिस्टेंसी के अंतर्गत अगर आपके देखें, हमने कई सारे पार्ट्स इसमें हैं। आपके सॉफ्टनेस की अगर हमने बात करी अभी, जो एक मतलब सॉफ्टनेस होती है, जो एक नरमता होती है, वो भी हमने आप बात करी। यहाँ पे स्लाइटली हार्ड, तो स्लाइटली हार्ड भी आपके कहीं ना कहीं होते हैं, थोड़े कठोर भी होते हैं। स्लाइटली हार्ड के बाद आपका क्या आया, हार्ड भी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर भी होते हैं। और उसके बाद वेरी हार्ड का मतलब बहुत कठोर होते हैं। अब वेरी हार्ड का मतलब बहुत कठोर होते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं हाथ से तोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल होता है। इसके बाद नंबर 5 आप देख रहे हैं, तो नंबर 5 में एक्सट्रीमली हार्ड। तो ये आपके जो ड्राई कंसिस्टेंसी में जो भी पार्टिकल्स होंगे, तो ये बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकते हैं, अत्यधिक कठोर हो सकते हैं, तो इनको हाथ से तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद अगर हम सॉइल कंसिस्टेंसी में बात करते हैं एटरबर्ग लिमिट की, तो एटरबर्ग लिमिट आपका क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स, मतलब सिल्ट एंड क्ले। तो सिल्ट एंड क्ले जो आपके होते हैं वो फाइन ग्रेन्स आपके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल्स कंसिस्टेंसी इज क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्ड बाय द एटरबर्ग लिमिट्स। These are specific moisture content boundaries that define the transition between different states of soil behavior. तो अगर हम एटरबर्ग लिमिट की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, सूक्ष्म कणीय जो आपकी मृदाएं होती हैं, मतलब फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स जो आपकी होती हैं, वो क्या होती हैं, अब वो आपकी हो सकती हैं गाद या चिकनी मिट्टी, मतलब सिल्ट और क्लेज के लिए मृदा की जो संगति का जो मात्रात्मक वर्णन है वो आपका एटरबर्ग सीमाएं कहीं ना कहीं करती हैं। मात्रात्मक जो वर्णन करती हैं वो एटरबर्ग सीमाएं करती हैं। ये विशिष्ट आर्द्रता सीमाएं हैं जो मृदा व्यवहार की विभिन्न अवस्थाओं के बीच संक्रमण को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करती हैं। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहली आपकी लिमिट आती है वो आती है एल लिमिट बोलते हैं, इसको हम कहीं ना कहीं लिक्विड लिमिट बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो लिक्विड लिमिट में आपका क्या आता है, लिक्विड लिमिट में ये आपका एटरबर्ग्स लिमिट के अंतर्गत आता है। इसमें आपका सबसे नंबर 1 आपका क्या है, लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट में आपका क्या आता है, द मॉइस्चर कंटेंट एट विच अ सॉइल ट्रांजिशंस फ्रॉम अ प्लास्टिक स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट। Below this moisture level, the soil can be molded. Above it begins to flow like a viscous fluid. तो अगर हम लिक्विड लिमिट की बात करते हैं, द्रव सीमा की अगर हम बात करते हैं,
तो इसमें आपका क्या होता है, वह आर्द्रता जिस पर मृदा प्लास्टिक अवस्था से द्रव अवस्था में आपकी परिवर्तित होती है। मतलब प्लास्टिक अवस्था का मतलब क्या है, प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट, मतलब प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्ट होती है उसको हम लोग लिक्विड लिमिट बोलते हैं। इस आर्द्रता स्तर से नीचे मृदा का आकार ढल सकता है। अगर इसकी मतलब लिक्विड लिमिट से अगर नीचे अगर आपकी कहीं ना कहीं आर्द्रता होगी तो मृदा का आकार ढल सकता है। इससे ऊपर यह एक श्यान द्रव की तरह बहने लगता है, एक विस्कस फ्लूइड की तरह कहीं ना कहीं फ्लो करने लगता है, बहने लगता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं लिक्विड लिमिट के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका प्लास्टिक लिमिट की, जिसको हम लोग PL भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो प्लास्टिक लिमिट में आपका क्या होता है, द मॉइस्चर कंटेंट एट विच अ सॉइल बिकम्स टू ड्राई टू बी प्लास्टिक एंड बिगिंस to crumble when rolled into a thread of 3 mm diameter. This marks the transition from the plastic state to the semi-solid state. तो अगर हम प्लास्टिक लिमिट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक सीमा की बात करते हैं, तो वह नमी की मात्रा जिस पर मिट्टी प्लास्टिक के लिए बहुत शुष्क हो जाती है, मतलब प्लास्टिसिटी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शुष्क हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है टू बी प्लास्टिक होने के लिए। और 3 मिलीमीटर व्यास के धागे में लपेटने पर टूटने लगती है। तो 3 मीटर व्यास का अगर आपका कहीं ना कहीं थ्रेड है या धागा है, उसमें अगर आप उसको लपेटने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें वो टूटने लगेगा। यह प्लास्टिक अवस्था से अर्ध ठोस अवस्था में संक्रमण का संकेत है। तो यह कहीं ना कहीं जो आपका प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिक अवस्था से अर्ध ठोस अवस्था में संक्रमण का कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, एक संकेत होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें एटरबर्ग्स लिमिट की, तो उसमें आपका क्या आता है, श्रिंकेज लिमिट। थर्ड में आपका क्या है, श्रिंकेज लिमिट, जिसको हम लोग SL लिखते हैं। तो इसमें आपका क्या आता है, द मॉइस्चर कंटेंट बिलो विच सॉइल विल नो लॉन्गर डिक्रीज इन वॉल्यूम एज इट ड्राइज। दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द सेमी सॉलिड एंड सॉलिड स्टेट्स। तो अगर हम श्रिंकेज सिकुड़न सीमा की अगर बात करें, श्रिंकेज लिमिट की अगर हम बात करें, तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें यह होता है कि यह वह नमी की मात्रा है जिसके नीचे मिट्टी सूखने पर आयतन में कमी नहीं करेगी। तो इसमें क्या होगा, मिट्टी अगर सूखेगी तो उसके आयतन में कोई कमी, उसके वॉल्यूम में कोई कमी नहीं होने वाली है। यह अर्ध ठोस और ठोस अवस्थाओं के बीच की कहीं ना कहीं आपकी सीमा है, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो श्रिंकेज लिमिट अर्ध ठोस और ठोस अवस्थाओं के बीच की एक सीमा है। तो अगर हम इसमें अब बात करें, द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट इज कॉल्ड एज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो अगर जो आपका डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। मतलब द्रव सीमा और प्लास्टिक सीमा के बीच की जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलते हैं। मतलब PI इज इक्वल टू L लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी प्लास्टिक लिमिट। तो द प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका क्या होता है, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ओवर विच द सॉइल एग्जिबिट्स प्लास्टिक बिहेवियर। A higher plasticity index indicates a more plastic soil, typically due to high clay content. तो अगर हम बात करें प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमने जैसा कि अभी आपको बताया, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। तो ये जो डिफरेंस है आपका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका होता है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स नमी की उस सीमा को दर्शाता है जिसके ऊपर मिट्टी प्लास्टिक व्यवहार प्रदर्शित करती है। मतलब कहीं ना कहीं प्लास्टिसिटी ये प्रदर्शित करने का काम करती है। उच्च प्लास्टिसिटी इंडेक्स, अगर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स हाई है,
आमतौर पर उच्च मिट्टी की मात्रा के कारण अधिक प्लास्टिक मिट्टी का संकेत देता है। तो अगर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इस सॉइल में आपका जो क्ले कंटेंट है वो आपका क्या है, हाई है, आपका ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।